हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एडी झारखंड क्लासेस। और आज हम क्लास कराने वाले हैं कि नागपुरी की उत्पत्ति कैसे हुई, नागपुरी का लिपि क्या है और इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, प्रसिद्ध कवियों के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में, नागपुरी का जितना भी बेसिक नॉलेज एक नागपुरी लैंग्वेज पेपर जो पढ़ते हैं उनको होना चाहिए, वो आज चीज़ हम बताने वाले हैं, जो कि यह जानना अति आवश्यक है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये ना समझेंगे कि मेरा टाइम पास हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, बिकॉज आप नागपुरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि नागपुरी होता क्या है, इसका उत्पत्ति क्या हुआ है, इसका पुराना नाम क्या है, इसका नया नाम क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है इसका। ठीक है, इसका साहित्य क्या है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और एक कोच इस बार सीजीएल नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, इस बार आपको दिलाकर रहेंगे। ठीक है, इस बार सरकारी जॉब दिलाकर ही रहेंगे, बस आप लोग जुड़े रहे और खुद पर विश्वास करें। ठीक है, तो चलिए हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नागपुरी, जो नागपुरी भाषा है, यह झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बोली जाने वाली एक हिंदू आर्य भाषा है। ये मत आप बोलिएगा कि बिहार में नहीं, कुछ कुछ जो साइड्स होते हैं बिहार में भी कुछ कुछ, मतलब इतना एरिया है बोलने का। ठीक है, और ये जो इसे भोजपुरी की उपभाषा भी मानी जाती है। कौन सी? चौथी वाली। आपको पता है, पिछले क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, कि भोजपुरी की चौथी भाषा के रूप में किसको माना गया है? ये नागपुरी को। तो ये जो है इसे भोजपुरी की उपभाषा भी माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, नाग जाति या नाग वंश के शासन स्थापित होने पर कितना 64 ईस्वी में इसकी राजधानी नागपुरी यानी छोटा नागपुर झारखंड मान्य हुई थी। सर्वमान्य मतलब कि सबसे अधिक मान्य। जो ये राजभाषा जो नागपुरी है, जब छोटा नागपुर, नाग जाति और नाग वंश जब शासन स्थापित हुआ था, उस टाइम जो राजभाषा थी नागपुरी ही थी। कहाँ का? छोटा नागपुर यानी झारखंड का। और यह सर्वमान्य थी, है ना। यह सदानों की मातृभाषा है। जो नागपुरी है किसकी मातृभाषा है? सदानों की। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। ठीक है, लेक्चर सुनते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, नागपुरी को सदान के अतिरिक्त मुंडा, खड़िया, उरांव आदि की यह संपर्क भाषा है। ठीक है, मतलब ये जनजाति लोग भी सदान के अलावा इन लोग भी बोलते हैं। ठीक है, और अर्थात सर्वसाधारण की बोली हो गई है, मतलब थोड़ा मोड़ा बोला जाता है। नागपुरी के पूर्व नाम, नागपुरी का जो पहले का नाम था उसका नाम क्या था? सदानी लैंग्वेज, सादरी लैंग्वेज और गंवारी भी प्रचलित है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि नागपुरी कर निम्न में से और का नाम है के? सादरी, गंवारी और सदानी। तो ये सभी हो जाएगा इस प्रकार से। चाहे आपसे, तो ये तो समझ में आ गया कि नागपुरी को सादरी, गंवारी और सदानी भाषा भी कहते हैं। अब यह देखिए, यह नागपुरी नाम पर विराम पा गई है, मतलब कि अब यह नागपुरी भाषा ही नाम रह गई है। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्लास करेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ था नागपुरी का। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, कई इतिहासकारों का मानना है कि सदानी शब्द की उत्पत्ति निषद शब्द से हुई है। कौन सा? निषद। ठीक है, यानी सदानी शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? निषद। इस क्षेत्र में नागवंशी राजाओं के शासन के कारण इस भाषा का नाम नागपुरी हुआ। ठीक है, इसे सादरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम तुरंत कुछ देर पहले हम बता चुके हैं। ठीक है,
नागपुरी भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता है? नागपुरिया कहा जाता है। ये तो सभी को बात मालूम है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि नागपुरी का जो है भौगोलिक विस्तार क्या है, ठीक है। तो नागपुरी का जो भौगोलिक विस्तार है वह है कि नागपुरी भारत में मुख्य रूप से झारखंड के चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ठीक है। यानी कि ये जो 3 जगह है ना, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये छत्तीसगढ़ के जगह हैं। और ये सब जो हैं चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, ये सब ये झारखंड के जगह है, ठीक है। अब उड़ीसा के कौन सा जगह में बोला जाता है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में यह नागपुरी भाषा बोली जाती है। यानी कि ये तो आपको पता चल गया कि जो भौगोलिक विस्तार है कहाँ कहाँ है नागपुरी का। पहला बात, झारखंड के कहाँ कहाँ है? चतरा, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, ठीक है। यानी क्या जगह? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जगह आपको अधिक देखने को मिलता है नागपुरी, ठीक है। और आपको हम बात करें अधिक देखने को, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पलामू में नहीं, पलामू में भी है, थोड़ा मोड़ा सभी जगह मिक्सिंग है पूरा झारखंड में ही, लेकिन अधिक बोले जाते हैं ये 7 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के 3 जिला नहीं, छत्तीसगढ़ के 3 जगह, कौन सा? जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर। यही बात करें तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में नागपुरी भाषा बोला जाता है, ठीक है। अब जो नागपुरी भाषा है, अब हम इसका लिपि के बारे में जान लें कि ये कौन सी लिपि में और क्यों ये लिपि को अपनाया गया था, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। बिकॉज बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पहले नागपुरी जो कविताएं लिखने में देवनागरी या कैथी लिपि का उपयोग किया जाता था, ठीक है। यानी कि देवनागरी और कैथी लिपि दोनों का उपयोग करते थे। जो लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं, वो देवनागरी और कैथी दोनों में यूज़ करते थे, ठीक है, उपयोग करते थे भाषा का, है ना। लेकिन वर्तमान में नागपुरी का जो आम तौर पर है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। भाई ये बात बताइए कि देवनागरी और कैथी लिपि में देवनागरी को ही क्यों चुना गया? तो कैथी लिपि है जो थोड़ा लिखने में और पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें होती थी सभी को, लेकिन ये जो देवनागरी लिपि है ये आसान और सुलभ दिखा। इसीलिए जो लेखक है नागपुरी के विश्वविख्यात, है ना, प्रसिद्ध जो कवि हैं वो लोग देवनागरी लिपि को अपनाया। अब तो समझ में आ गया कि क्यों अपनाया गया था, बिकॉज ये सरल, समझने लायक और अच्छा लगा, ठीक है। और कैथी क्यों? थोड़ा कठिन था, वो लिखने में भी दिक्कतें आती थी, पढ़ने में भी दिक्कतें आती थी। और भाई पढ़ने लिखने नहीं आएगा तो सुनने में तो उतना समझ में भी नहीं आएगा, इसके कारण कैथी लिपि को वर्तमान में हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि नागपुरी जो भाषा है हम लोग का, और अभी झारखंड के सभी एग्ज़ामों में भी पूछा जा रहा है, उसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक ना, सभी एग्ज़ामों में। तो आप ये देखें कि नागपुरी जो भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। तो फादर पीटर शांति नौरंगी ने इसके उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रश्न उठाया। क्या चीज़ प्रश्न उठाए? कि नागपुरी, छोटा नागपुर की आर्य भिन्न बोलियों के मध्य में कैसे पड़ी और कहाँ से आई और कब आई। मतलब ये जो हैं फादर पीटर शांति नौरंगी नागपुरी भाषा में के बारे में क्या क्वेश्चन उठाया, क्या अपने आप से पूछे कि जो ये सब आर्य भाषा है, बोली है, वह कहाँ से आई, कब आई और किस प्रकार आई, ठीक है। तो ये बात हम आपको बताते हैं। तो नागपुरी के प्रथम व्याकरण आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। प्रथम व्याकरण कब आया था ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कल या परसों के सेट में आपको हम बताए थे कि नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये नागपुरी के प्रथम व्याकरण रेव E.H. व्हिटली ने नागपुरी का संबंध
किसी आर्य बोली से नहीं बतलाया। ठीक है, क्या बतलाया भाई? तो ये दूसरी ओर नागपुरी के दूसरे समर्थ व्याकरण कौन सा? रेव कोनराड बुकआउट ने नागपुरी को मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी इत्यादि से मिलती जुलती बताया है। भाई उससे उससे मिलती जुलती नहीं बतलाया है। आर्य बोली जो है ये रेव इज विटली के नागपुरी संबंध से कुछ नहीं बताया है। ठीक है, लेकिन रेव कोनराड बुकआउट जो नागपुरी को क्या से मिलती जुलती बताया? मगही जो हम लोग पलामू का है, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी से मिलते जुलते बताया है। ठीक है, फिर भी यह इनसे भिन्न भाषा है। मतलब ये तो मिलती जुलती भाषा है ही, लेकिन ये सबसे भिन्न है। यही बात कहना चाहते हैं। किन से भिन्न? यानी मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी से। ठीक है, जो छोटा नागपुर के अरण्यों और पहाड़ियों के बीच बसे गांवों में स्वतंत्रता पूर्वक पनपी और विकसित हुई है। अब आपसे बोला जाएगा कि ये नागपुरी जो भाषा है कहाँ से पनपी हुई थी? तो अरण्यों और पहाड़ियों के बीच जो बसे हुए गांव हैं उनमें अपने आप पनपी हुई विकसित भाषा है। ठीक है, अतः नागपुरी का शुद्ध रूप अब उन गांवों में ही सुरक्षित है। मतलब कि अगर आपसे हम बात करें कि नागपुरी ओरिजिनल शुद्ध रूप में कहाँ बोली जाती है, तो वही उसी गांव में वो शुद्ध रूप में सुरक्षित है। यह बात किसने स्वीकारा है? यह बात कौन सा बात? कि नागपुरी शुद्ध रूप वही गांव में सुरक्षित है। यह बात फादर नौरंगी भी ने इसको स्वीकारा है। लेकिन यह कहना कठिन है कि नागपुरिया सदानी यानी कि नागपुरी भाषा किसी प्राचीन प्राकृत अथवा मध्य युग की कोई अपभ्रंश बोली है या वर्तमान रूप है। मतलब कि वह गांव में सुरक्षित है, वो तो भाई फादर पीटर स्वाति नौरंगी मान चुके हैं। लेकिन यह भी बात कहना कठिन है कि यह जो भाषा है, नागपुरी भाषा, यह प्राचीन प्राकृत अथवा मध्य युग की किसी भाषा की अपभ्रंश है। यह भी बात कहना कठिन है। तो भाई अब क्या होगा? तो इस भाषा के सर्वनामों और क्रियाओं के कोई रूप दूरवर्ती जैसे राजस्थानी और नेपाली रूपों से भी मिलते हैं। तो आप बताइए ये कितने रूप प्राचीन, वैश्वारी और अवधी से संबंध दिखाते हैं? यानी कि अब देखिए उधर तो छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी और भी हैं, उड़ीसा से मिला, लेकिन इधर जो है किससे मिला? देखिए दूर के राज्य से जो नागपुरी भाषा है वो किससे मिला? इससे यहाँ क्वेश्चन एक बन सकता है कि नागपुरी जो भाषा है वो दूर राज्य से कौन से राज्य से मिलती जुलती थोड़ा मोड़ा भाषा है। तो कौन सा? ये देख लीजिए, राजस्थानी, नेपाली रूपों से भी थोड़ा मिलता है। ठीक है, और कितने रूप प्राचीन, वैश्वारी और अवधी से भी संबंध दिखाते हैं। और कितने रूप तो बंगला और उड़िया की भी जो प्रचलित बोलियां से वो मेल खाते हैं। मतलब कि ये सब तो है ही। हो गया कौन सा? अवधी हो गया, अवधी से भी संबंध दिखाते हैं, राजस्थानी से भी, नेपाली से भी जो नागपुरी भाषा है थोड़ा संबंधित दिखाते हैं। और यहाँ देखिए बांग्ला और उड़िया के जो प्रचलित बोलियां हैं उनसे भी मिलती जुलती है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि इसका जो है विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, और इसका है देखिए यहाँ विकास के बारे में और है कि और कैसे कैसे इसका विकास हुआ था, कहाँ और कौन से राज्य की भाषा से मिलती जुलती ये जो नागपुरी भाषा है वो मिलती जुलती है। तो कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, नागपुरी भाषा के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर केसरी कुमार ने भी कहा है कि मगही और मैथिली की तरह नागपुरी भी मागधी की अपभ्रंश से प्रसूत और उन्हीं की तरह एक निश्चित बोली है। ठीक है, जो बिहारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर केसरी क्या बोले हैं? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये VVI प्रश्न है। यहाँ से आप कट करके आप एक क्वेश्चन निकालिए कि प्रोफेसर केसरी ने क्या कहा है नागपुरी भाषा के बारे में, कि मगही और मैथिली की तरह नागपुरी भी मागधी की अपभ्रंश से निकली हुई है, प्रसूत है और उन्हीं की तरह एक निश्चित बोली है। आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो बिहारी के अंतर्गत है।
हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो डॉक्टर सुनीता कुमार चाटुजरिया के अनुसार क्या बोला गया है, जो मागधी प्रसूत भाषाओं की प्राचीन सामग्री के आधार पर भाषाविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्ववर्ती मागधी अपभ्रंश के सभी स्थानीय रूपों जैसे कि हो गया मगही, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, उड़िया और असमिया ने 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक न्यूनाधिक मात्रा में स्वतंत्रता रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया होगा। यही पार्थक्य किसी शताब्दी से संपन्न हुआ है। ठीक है, इसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा जाना संभव नहीं है। ठीक है, यही स्थिति हम नागपुरी के लिए भी कह सकते हैं। मतलब जैसे इस प्रकार ये सब भाषा जैसे उत्पन्न हुई है, वैसे भी नागपुरी भाषा भी उत्पन्न हुई है, ऐसा भी कहा, मतलब ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, ये किसके अनुसार, कि कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ से आया है, वैसा है, ऐसा है, ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक ना, लेकिन जिस प्रकार ये सब भाषा उत्पन्न हुई वैसे नागपुरी भी उत्पन्न हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी हम नागपुरी साहित्य के बारे में हम अभी ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, नागपुरी भाषा में काव्यों की रचना 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। अब आपको बताते हैं जो नागपुरी काव्य है उसका कब स्टार्ट हुआ था, 17वीं शताब्दी में। नागवंशी राजाओं और रामगढ़ के राजाओं के शासनकाल के दौरान देवनागरी और कैथी लिपि में कई नागपुरी कविताएं लिखी गई थी। ठीक है, मतलब कि जो नागवंश शासनकाल था, ठीक ना, वो जो शासनकाल था उस टाइम देवनागरी और कैथी लिपि में बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी। ठीक है, नागवंशी राजाओं में से कई राजा कवि, लेखक और रचनाकार रहे हैं। मतलब नागवंशी राजा थे, उसमें से बहुत सारे कवि थे, लेखक थे और रचनाकार थे। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह एक कवि, ठीक है, एक कवि, और रामगढ़ के राजा दलेल सिंह एक रचनाकार थे। अगर आपसे पूछेगा कि रामगढ़ के राजा दलेल सिंह क्या थे, रचनाकार थे, और रघुनाथ शाह क्या थे, एक कवि थे। कौन, नागवंशी राजा। ठीक है, हनुमान सिंह और जो लेखक कवि हैं वो ये हैं, जैसे कि हनुमान सिंह, जय गोविंद मिश्र, बरजू राम, महाकवि घासीराम और दास महली नागपुरी के ये रचनाकार रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि बेनीराम मेहता के द्वारा लिखा गया कविताएं नागवंशावली हैं। जैसे देखिए, बेनीराम मेहता द्वारा लिखित नागवंशावली में एक ऐतिहासिक कृति है। महाकवि घासीराम द्वारा लिखित वंशावली, दुर्गा सप्तमी, 12 मासा, विवाह परीक्षण आदि प्रमुख है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक के नाम है, ये आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रद्युमन दास। प्रद्युमन दास और रुद्र सिंह भी प्रमुख लेखक रहे हैं नागपुरी के। ठीक है, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा, कौन कौन, प्रद्युमन दास और रुद्र सिंह। ठीक है, ये नया नाम आया है नागपुरी लोकगीत में, नया नाम अभी नहीं, एक्चुअली हम लोग अभी नया पढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब आपसे बता रहे हैं कि जो बीपी केसरी थे नागपुरी भाषा के क्या थे, साहित्यकार थे। ठीक है, नेक्स्ट, नागपुरी जो है रांची विश्वविद्यालय और झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। कई नागपुरी पत्रिकाओं भारत के विभिन्न हिस्सों सहित जैसे रांची, शिलोंग, डुआस और पश्चिम बंगाल के कई तराई क्षेत्रों में प्रकाशित होता है। यानी कि जितने भी ये सब नागपुरी पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होता है, कहाँ होता है, रांची, शिलोंग, डुआस और पश्चिम बंगाल के तराई में। ठीक है, चलिए, अब ये साहित्य तो पढ़ लिए हैं कि कैसे आया और कौन कवि क्या बोले हैं इनके बारे में। अब चलिए एक और टॉपिक पढ़, अब नागपुरी के जो प्रसिद्ध बुक है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई, ये वीडियो ही इस प्रकार बनाया गया है कि आपको नागपुरी के बारे में सब कुछ मालूम हो जाए, पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा बुक निकला था। ये नागपुरी की प्रसिद्ध पुस्तक है, जैसे नोट्स ऑन द गंवारी डायरेक्ट ऑफ द लोहरदग्गा, छोटा नागपुर। कब प्रकाशित हुआ था, 1896 में। इस पुस्तक में क्या है भाई, तो इस पुस्तक की रचना E.H. व्हिटली ने किया था। कौन किया था, ये सब नोट करते जाएंगे, जो अंडरलाइनिंग कर रहे हैं नोट करते जाएंगे। इस पुस्तक को संशोधन करके 1916 में नोट्स ऑन द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के नाम से प्रकाशित किया गया। ये देखिए, ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1916 में संशोधित किया गया था। ठीक है, मतलब सुधारा गया था
और कुछ ऐड किया गया था, वो उसका नाम रखा गया नोट्स ऑन द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है, इस पुस्तक को नागपुरी का प्रथम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम व्याकरण भी कहा जाता है। कौन से पुस्तक को? यही पुस्तक को, लोहरदग्गा, यानी कि नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ द लोहरदग्गा छोटा नागपुर, इसको क्या बोला जाता है? प्रथम व्याकरण बोला जाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध बुक जो नागपुरी के हैं। ये सब जो बुक हैं सभी एग्ज़ामों के लिए फेमस है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग बोलते हैं, स्टूडेंट लोग, कि सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बस आप वीडियो को देखते रहे, खुद पे विश्वास रखें और मेरे पर भी विश्वास रखें। आप लोग को इस बार कर्मचारी बनाकर ही रहेंगे, सरकारी कर्मचारी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद हूँ एक सरकारी कर्मचारी और आप लोग को भी बनाकर ही रहूँगा। ठीक है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कौन लिखे हैं? कॉनराड बुकआउट। कब प्रकाशित हुआ है? 1906 में। यानी कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कब लिखा गया, यानी कब प्रकाशित हुआ? 1906 ईस्वी में, कॉनराड बुकआउट के द्वारा। ठीक है, तीसरा बुक का नाम क्या है? लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी, ये सब VBI बुक हैं, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हेनरिक फ्लोर, ये सब का आपको ट्रिक भी बताए थे, फिर से ट्रिक बता देते हैं। हेनरिक फ्लोर कब प्रकाशित हुआ था? 1931 ईस्वी में। देखिए, हैंड, जो हैंड से है ना, आपको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। हैंडबुक ऑफ द सदानी है ना, तो हैंड यानी कि हम लोग फ्लोर पर है ना, हैंड से चित्रकारी बनाते हैं, तो याद हुआ, हैंडबुक यानी लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ द सदानी हेनरिक फ्लोर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नागवंशावली जो है बेनीराम महता लिखे हैं। इस किताब से ही हमें नागवंश के सारे राजाओं की सूची मिलती है। मतलब नागवंशावली से क्या मिलते हैं? जो बेनीराम महता लिखे हैं उसके सारे नागवंशों के राजाओं की सूची मिलती है। ठीक है, घासीराम माहली जो कौन कौन से बुक लिखे हैं देख लीजिए। नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तमी, झूमर, वंशावली, 12 मासा, विवाह परीक्षण, तो ये सब बुक किसने लिखे हैं? घासीराम। हम आपको बताते हैं कि इसका ट्रिक जब हम लेखक और साहित्य पढ़ा रहे थे, साहित्यकार, तो उस टाइम हम पूरा ट्रिक के साथ बताए थे। ठीक है, तो फिर से हम आपको ट्रिक बताते हैं कि फाग शतक, हम लोग फाग यानी कि फगुआ हम लोग कहाँ खेलते हैं? घास पर खेलते हैं। ललना रंजन, ललना मतलब बच्चा होता है, वो कहाँ खेल रहा है? घास पर खेल रहा है। दुर्गा सप्तमी, दुर्गा में हम लोग पूजा में करते हैं, दूब का घास चढ़ाते हैं, यानी घासीराम। ठीक है, झूमर कहाँ खेलते हैं? घास में खेलते हैं। वंशावली, वंश हम लोग का कहाँ से बढ़ता है? मतलब घास पर ही खेलता बढ़ता है, याद करने का ट्रिक है। 12 मासा हम लोग घासे में ज़िंदगी बिताते हैं, झारखंड के लोग। विवाह परीक्षण के समय भी घास का उपयोग होता है। तो ये सब ट्रिक है याद करने के। ठीक है, तो घासीराम माहली का उपनाम महाकवि है। अब ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से महाकवि केकर नाम है के, तो वहाँ घासीराम माहली का हो जाएगा। ठीक है, यानी घासीराम को महाकवि भी बोला जाता है। ये रातू महाराजा नागवंशी राजा के दरबार में कवि थे। ठीक है, यानी कि नागवंशी राजा रातू महाराजा के दरबार में ये कवि थे। कौन? घासीराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंचन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये सभी VBI है, ये सबको नोट कर लीजिएगा। कंचन कौन कौन लिखे हैं? महाभारत, लंका कांड, उषाहरण, सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र। हम आपसे एक बात बताते हैं, महाभारत, रामायण जितने से संबंधित है ना, सुदामा, कृष्ण जी, ये सब से कंचन लिखे हैं। ठीक है, जैसे महाभारत हो गया, लंका कांड राम जी किए थे, तो लंका कांड। ठीक है, ये सब भक्ति में, कंचन तो भक्ति में, याद रखिएगा। धनीराम बख्शी कौन कौन लिखे हैं? जातिया कहानियाँ, फोगली बुढ़ियाकर कहानी, श्री गणेश चौट कहानी, श्री कृष्ण चरित्र, नारद मोह लीला, करम महात्म। ठीक है, ये सब लिखे हैं। हम जब ये साहित्यकार का हम बता रहे थे तो उस टाइम भी ट्रिक बताए थे, फिर से ट्रिक बता रहे हैं। फोगली बुढ़िया क्या करती है कि वो अपना कहानी गाती है, और तो कहानी गाने से भी अपना ये कहानी गाती है, तो फिर वो धनी हो जाती है। एक स्टोरी सुना रहे हैं ट्रिक का। ठीक है, वो गणेश जी का पूजा करती है, तब पर भी धनी हो जाती है, यानी धनीराम बख्शी लिखे हैं श्री गणेश चौट कहानी। श्री कृष्ण जी का वो जब फोगली बुढ़िया, फोगलो है लेकिन फोगली बुढ़िया हम लोग
ट्रिक के लिए याद करेंगे। फुगली चिड़िया जब कृष्ण जी का पूजा करती है उसमें भी धनी हो जाती है, ठीक है। जब नारद जी का जब पूजा करती हैं तब पर भी धनी हो जाती है, वही कहानी पढ़ते पढ़ते। और लास्ट में वो अच्छा कर्म करती है और अच्छा कर्म खुश होकर वो भगवान श्री कृष्ण उनको धनी बना देते हैं। यानी कि समझ में आया ट्रिक। सोइंझर, प्रफुल्ल कुमार राय जो पुस्तक लिखे हैं वो निम्न है। जैसे देखिए सोइंझर, सोइंझर क्या है, एक कहानी संग्रह है। सोइंझर कौन लिखे हैं, यानी कि प्रफुल्ल, प्रफुल्लित होकर झर गया, प्रफुल्लित होकर झर गया, ठीक है। जैसे बरखा की पानी क्या होता है, वो भी प्रफुल्लित होकर झरता है, तो यानी कि बरखा बूंद, बरखा, ठीक है। इस प्रकार के कहानी कविताएं लिखी गई है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। अब बताते हैं, नागपुरी कवि अवसर नहीं मिले बुझू, किलकिला, ये सब कौन लिखे हैं, ये प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी, सेवा और नौकरी, तेतर का छाँव, दुई डार, 20 फूल, ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी भी आई है प्रश्न, साहित्य कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जो श्रवण थे, आपको इसका भी ट्रिक बताते हैं। जो श्रवण थे वो दोनों, उनके माता पिता बहुत मतलब कि अंधे थे, तो अपने कंधा पर ले जाते थे, यानी कि उनका सेवा और नौकरी वही था, ठीक है। और वो जब सताने के लिए मतलब कि थोड़ा आराम के लिए वह छाँव में रखते थे। तो ये तेतर की छाँव कौन लिखे हैं, श्रवण जी। 2 डायर 20 फूल, और वो जो 2 उनके रत्न थे माता पिता, वो 20 के बराबर थे, विश्व के बराबर थे, ठीक है। तो विश्व के बराबर यानी 20 फूल के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, गिरधारी राम गोंझू कौन कौन से बुक लिखे हैं, मरांग घोम के, जयपाल सिंह, महाराजा मदरा मुंडा, ये सब प्रकार के क्वेश्चन लिखा गया है। अब जो है देखिए बीपी केसरी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, कांटी जो कहानी संग्रह है, और ठाकुर विश्वनाथ साहू, ये 3 बुक लिखा गया है। जो तीनों बुक VBI है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इग्नेस कुजूर के द्वारा लिखा गया कौन सा है, झारखंड के 2 मुहाने, ठीक है, इग्नेस कुजूर लिखे हैं, ठीक है। हरिनंदन राम क्या लिखे हैं, भाईगे बाचलक तो जिया मोर, यानी कि हरिनंदन राम भाईगे बाचलक तो जिया मोर। याद कैसे करेंगे, यानी कि हरि हम लोग का भगवान जो है भाग लिखता है, ठीक है, इससे हम लोग कर लेंगे। कुजूर, जूर से लिखेंगे जोड़ा, ठीक है, जोड़ा करेंगे, जोड़ा का मतलब होता है 2, यानी कि 2 मुहाना, यानी झारखंड के 2 मुहाने इग्नेस कुजूर। देखिए अब हुल्लास राम जो है ये क्या लिखे हैं, महाकवि घासी राम का पुत्र, यानी कि जो हुल्लास राम जो है क्या लिखे हैं, महाकवि घासी राम का पुत्र लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो बुक के नाम और कवि हैं, महाकवि यही घासी राम का पुत्र कौन लिखे हैं, हुल्लास राम, ठीक है। नल चरित्र और कुराम्बे उपाख्यान, ये दोनों जो बुक है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है नागपुरी बुक के लिए। तो ये दिग्पाल राम देवघरिया लिखे हैं इस बुक को, और राम कुमार तिवारी द्वारा लिखा गया मानक नागपुरी और रद्दी कागज कौन लिखे हैं, राम कुमार तिवारी, ठीक है। महाकवि घासी राम का पुत्र ये मेजुर पाइक किसके द्वारा लिखा गया है, नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा, ठीक है। सुनील कुमार लाल कौन कौन से नागपुरी के रचना किए हैं, बुक लिखे हैं, तो करम का फेर, आम कोयल, नौकरी का फेर, ये सब प्रकार के क्वेश्चन बुक लिखे हैं। काली कुमार सुमन खुखड़ी रुगड़ा कौन लिखे हैं, काली कुमार सुमन। अब ट्रिक से कैसे इसको याद करें, खुखड़ी होता है, रुगड़ा होता है, कैसा होता है, काला, यानी कि काली कुमार सुमन खुखड़ी रुगड़ा लिखे हैं। काका कर कहानी कौन लिखे हैं, बड़ाइक ईश्वर प्रसाद सिंह, यानी कि बड़े काका, ठीक है, बड़े काका, ये ट्रिक था बड़े काका, लेकिन यहाँ बड़ाइक नहीं है, तो लेकिन बड़ाइक ईश्वर प्रसाद सिंह है, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर अच्छा लगा था, ये कंटेंट कैसा था ये भी आप बोलेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए जो है नागपुरी लोक साहित्य का भुवनेश्वर अनुज के बुक का टोटल PDF, हाँ टोटल PDF और MCQ 1 लाइनर जो अब अवेलेबल है, और अब पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ आप एक भी बुक मत पढ़िए, बुक पढ़िए ही मत, सिर्फ MCQ और 1 लाइनर पढ़ लीजिए, आपका नैया पार है। 350 क्वेश्चन से 400 के बीच में होगा, वो रट लीजिए, उसी में से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, खासकर CGL में। और कोई भी एग्ज़ाम के लिए वो झारखंड के JSSC
लेवल जेपीएससी जेपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है वो नोट्स। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो और जय हिंद।